तो देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से ठीक 52 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फ़ौज में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाज़ी ने 93,000 सैनिक लेकर। अच्छा, ये दुनिया में कहीं भी किसी भी हिस्से और किसी भी वॉर में वन ऑफ द बिगेस्ट सरेंडर, सबसे बड़े समर्पण में से एक था, जहाँ पे तकरीबन 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। देखें, इसकी एक टाइमलाइन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना। एक हमारे पूरब की तरफ, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और जो आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और एक हमारे पश्चिम की तरफ, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, जिसे आज भी हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो सब 1971 में चुनाव हुआ पाकिस्तान में और 2 पार्टियां लड़ी। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी एक पार्टी थी, पार्टी है, आज भी है, उनका नाती चला रहा है, और उस पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल पार्टी, और उसके बाद उनके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने चलाया, और अब बिलावल। तो पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से चुनाव लड़ रहे थे, और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी लड़की इस समय बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। तो इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग नाम से अपनी पार्टी से पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे थे। 313 सीटें थीं और चुनाव में आवामी लीग को 167 सीट मिली, यानी उनको पूर्ण बहुमत मिल गया। यानी कि अब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री उनको बनना था। भुट्टो ने इनकार कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा प्रधानता है उनकी। उसके बाद अगर कुछ चलती तो सिंध की। तो भुट्टो ने इनकार कर दिया कि साहब, हम बंगाली प्रधानमंत्री के नीचे काम नहीं करेंगे। फ़ौज जो थी पूरी की पूरी पंजाबी थी, तकरीबन जनरल याहिया खान थे, तो साहब का प्रेसिडेंट हो गए थे। वो पहले मार्शल लॉ डिक्टेटर थे, फिर प्रेसिडेंट हो गए थे, वही चुनाव करा रहे थे। उन्हें भी पसंद नहीं था एक बंगाली प्रधानमंत्री, तो साहब उन्होंने चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा दिया गया। बांग्लादेशियों ने इसका ज़ाहिर है विरोध किया। तो उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। ऑपरेशन सर्च लाइट आप लोग गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़ी मात्रा में बांग्लादेशियों का मर्डर किया, नरसंहार किया, और फिर एक जो जेनोसाइड बढ़ता चला गया। और भाई बांग्लादेशी कहते हैं कि सब 30 लाख बंगाली उसमें मारे गए, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। बहरहाल ये सब पाकिस्तानी फ़ौज के नेतृत्व में हो रहा था, और पाकिस्तानी फ़ौज में ईस्टर्न कमांड जनरल ए खान नियाज़ी के हाथ में थी, और लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाज़ी वो उस समय बांग्लादेश में थे। तो सब फिर युद्ध शुरुआत। अच्छा, युद्ध की शुरुआत भी आपने देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने की। बहरहाल युद्ध हो गया, शुरुआत हो गई, युद्ध होने लगा। अच्छा, ये एक बहुत रेयर केस था, बड़ा वाहिद मौका था जब पूरा मुल्क एक साथ हो गया। आप देखें, पॉलिटिकल क्लास, आपने देखा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपनी फ़ौज को पूरा फ्री हैंड दिया जनरल मानिक शाह को। आपने देखा कि नेवी ने कितना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेवी ने किस तरह कराची की ज़बरदस्त बॉम्बिंग की थी एडमिरल नंदा के नेतृत्व में, और इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें बड़ा कमाल का, मैं समझता हूं कि माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था ये। मिग-21 हुआ करते थे उस समय हमारे पास। तो सब युद्ध चल रहा था। आज 16 दिसंबर है, और मैं आपको बात बताता हूं 13 दिसंबर की, ठीक 3 दिन पहले, अच्छा 16 दिसंबर को समर्पण हुआ, 93,000 लोगों का समर्पण हुआ। और उसके ठीक 3 दिन पहले जनरल ए खान नियाज़ी बयान देते हैं, बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं कि साहब, हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, समर्पण की तो बात ही आप भूल जाएं। अच्छा, जनरल ए खान नियाज़ी और जनरल याहिया खान और भुट्टो, इन सबको एक उम्मीद थी कि उस समय इंडियन ओशन में अमेरिका का 7वां बेड़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित उस समय भी था, आज भी है। इन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका दखल देगा। अमेरिका दखल देने की कोशिश कर भी रहा था, यूनाइटेड नेशंस में इस युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहा था। रशिया, जो उस समय USSR कहलाता था, वो भारत के पक्ष में वीटो लगा के युद्ध को समाप्त नहीं होने दे रहा था। चीन की भी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ थी।
तो पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि अमेरिका और चीन उनकी मदद के लिए आ जाएंगे, उनको बस ये करना है कि समर्पण नहीं करना है, उन्हें कुछ दिन लड़ते रहना है। ऐसे में जब जनरल ए खान नियाज़ी बयान देते हैं कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, तो पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल बहुत बढ़ जाता है। तो ये बात है 13 दिसंबर की। 14 दिसंबर को उस समय जो बांग्लादेश में गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान के, डॉक्टर A.M. मलिक, वो एक मीटिंग कॉल करते हैं जिसमें जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाज़ी भी आते हैं, सारे टॉप आर्मी कमांडर्स आते हैं, सिविलियन ऑफिशियल्स आते हैं। तो साहब ये बात है 14 तारीख की, यानी 16 से 2 दिन पहले। 14 तारीख को गुवाहाटी में हमारा पास जो इंडियन एयरफोर्स का जो बेस होता है, उस पर खबर पहुंचती है कि अभी से ठीक 55 मिनट बाद ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं अब, गवर्नर A.M. मलिक ने ऐसी मीटिंग बुलाई है। अब देखें, उस समय जो एक इंडियन आर्मी का और भारत का जो एक उद्देश्य था, वो लड़ाई को लंबा बढ़ाना नहीं था। वो जानते थे लड़ाई जितनी लंबी बढ़ेगी उतनी कैजुअल्टीज़ होंगी, उतने लोग मारे जाएंगे और उतना ही ज़्यादा स्टेलमेट यानी कि एक हार जीत ना हो पाने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था दुश्मन का हौसला तोड़ना, मोराल तोड़ना। तो साहब इन्हें 55 मिनट पहले पता चलता है कि गवर्नर हाउस में, वहाँ पे सर्किट हाउस में मीटिंग हो रही है। तो ये होता है कि साहब यही मौका है कि उनको डराना है और उनको एक संदेश भेजना है। तो 4 इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 तैयार होते हैं। गुवाहाटी से ढाका की फ़्लाइट का समय 25 मिनट था। 55 मिनट पहले पता चल गया था। इनके पास प्रॉपर मैप्स नहीं थे, नक्शे नहीं थे। तो टूरिस्ट मैप, जो ये टूरिज़्म के लिए पर्यटकों द्वारा जो मैप इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया और ढाका में सर्किट हाउस पिन पॉइंट किया गया। जैसे ही प्लेन उड़ने वाले थे तब तक फिर से खबर आती है ढाका से कि साहब मीटिंग पॉइंट बदल गया है, अब वो सर्किट हाउस में नहीं होगा, गवर्नर हाउस में होगा। फिर से उन टूरिस्ट मैप पे ढूंढा गया, सब गवर्नर हाउस का, अच्छा यहाँ है। ये 4 MiG-21 पहुँचते हैं और जिस समय डॉक्टर A.M. मलिक गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाज़ी और ईस्टर्न पाकिस्तान का पूरा सेटअप मिलिट्री और सिविलियन ये टॉप की मीटिंग ले रहा होता है और तय कर रहा होता है कि साहब भारतीय फ़ौजों को किस तरह इंगेज करना है और कब तक लड़ना है, और अमरीकी मदद आ रही है और चीनी मदद आ रही है। उस मीटिंग के बीच में ये चारों जहाज़ वहाँ पहुँचते हैं और गवर्नर हाउस को बॉम्ब करते हैं, उस पर बम गिराते हैं और बड़ा स्ट्रैटेजिक बम गिराते हैं। आप देखें, मतलब इसको एयरफोर्स की दुनिया के इतिहास में एक सबसे सफलतम ऑपरेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी की जान नहीं गई। उन्होंने इस कदर गवर्नर हाउस में चारों तरफ बम गिराए कि ढांचों को नुकसान पहुंचा, लॉन को नुकसान पहुंचा, पर लोग नहीं मारे गए। और लेकिन जाहिर सी बात है लोग डर बहुत गए और गवर्नर साहब और लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी ये सब कुर्सियों के नीचे, मेज़ों के नीचे छुप गए और ये 4 प्लेन्स बॉम्बिंग करके लौटे नहीं कि अगला 4 प्लेन का जत्था पहुंच गया, उसने दोबारा बॉम्बिंग की। तो ये तकरीबन 1-1.5 घंटे बॉम्बिंग चली, बड़ी ज़बरदस्त। एक भी आदमी नहीं मरा, लेकिन ऐसा उनका हौसला टूटा कि 14 तारीख को बॉम्बिंग हुई और 14 तारीख उसी दिन डॉक्टर A.M. मलिक जो गवर्नर थे, जिनकी यहाँ मीटिंग थी, वो रिज़ाइन कर देते हैं। वो कहते हैं साहब हमसे नहीं हो पाएगा, आप संभालिए, आपका काम चला। और 14 को बॉम्बिंग होती है, 14 को गवर्नर साहब रिज़ाइन करते हैं। 15 तारीख को जनरल ए खान नियाज़ी, जो केवल 2 दिन पहले तक कह रहे थे हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, वो समर्पण का मन बनाते हैं, मैसेज भिजवाते हैं और 16 तारीख को 93,000 फ़ौजियों के साथ वो समर्पण कर देते हैं। तो मैं जैसा कह रहा था कि ये तारीख का वो वाहिद मौका था जब पॉलिटिशियन भी साथ थे, एयरफोर्स ने भी अच्छा काम किया, थल सेना यानी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, नेवी ने बहुत अच्छा काम किया और देश की जनता, अवाम ने भी बड़ा ही अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, समर्थन दिया अपनी देश के राजनीतिक नेतृत्व को और फ़ौज को। और 16 दिसंबर को समर्पण होता है और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा समर्पण लेते हैं। जनरल ए खान इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते हैं। ढाका मैदान में सरेंडर होता है। 93,000 लोग अपने आर्म्स छोड़ते हैं, अपनी बेल्ट्स उतारते हैं, अपने कंधे के बैचेस हटाते हैं और इनको कैदी बना लिया जाता है। और जाहिर सी बात है ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर करीब 1 लाख लोगों को रखा कहाँ जाता, तो इन 1 लाख लोगों को भारत के अलग अलग कोनों में कैंटोनमेंट्स, जो कि मिलिट्री कैंटोनमेंट्स होते हैं, वहाँ पे टुकड़े टुकड़े में कैद कर दिया गया। हमारे अपने प्रयागराज में लोग बताते हैं कि तारों का एक बाड़ा बनाकर इनको रखा गया था। बहरहाल ये एक अलग बात है कि उस दिन हमने युद्ध के मैदान में जो जीता था,
शिमला में हुए समझौते में राजनीति की मेज़ पर, डिप्लोमेसी की मेज़ पे, कूटनीति की मेज़ पे हमने उसे हार दिया, क्योंकि उन 93,000 कैदियों को और पाकिस्तान से जीते हुए इलाके को वो हम लाहौर तक पहुंच गए थे, उसको वापस करने की एवज़ में हम पाकिस्तान से कोई छूट नहीं ले पाए। तो इसमें दो राय नहीं है कि 1971 का युद्ध इंदिरा गांधी के साहस, भारतीय सेना का, मैं सेना कहता हूँ, मेरा मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों हैं, उनका अदम्य शौर्य और भारत की जनता का अपने देश के प्रति पूरा समर्पण, ये सब दिखाता है। लेकिन इसमें भी कोई बहस नहीं हो सकती कि उसके बाद जो समझौता हुआ शिमला में, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका हमने गंवा दिया।